Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I am Neha, a CA final student. Today in this video I am going to discuss in detail the Ind AS 34 that talks about interim financial reporting. So let's start. First of all, we will see the intro part and then we move forward. So इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किसको अप्लाई होगा? तो हमेशा याद रखना, इंड एस 34 के अंदर जब हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं, ये किसको अप्लाई करते हैं? जो एंटिटी क्या करती है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट को प्रिपेयर करती है। देखो, लगना नहीं लगना ये इस स्टैंडर्ड का काम नहीं है, पर अगर आप लगा रहे हो, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर उस केस में हम क्या कहेंगे कि आपके ऊपर ये इंड एस एप्लीकेबल होगा। सो interim financial reporting shall apply when an entity prepare interim financial report. Ind AS 34 does not mandate an entity as when to prepare such report. कब बनानी है इससे रिलेटेड ये बात नहीं करता। टाइमली एंड रिलायबल रिपोर्टिंग, अगर आपने टाइमली और रिलायबल रिपोर्टिंग करी तो ये इम्प्रूव करता है द एबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर्स। जो भी इन्वेस्ट करता है एंटिटी में, तो कम से कम उनको एक नॉलेज मिलता है और उनकी है ना, उनको क्लैरिटी मिलती है। तो रिपोर्टिंग इम्प्रूव्स द एबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा टू अंडरस्टैंड एंटिटी अर्निंग जनरेटिंग कैपेसिटी क्या है, कैश फ्लोज एंड फाइनेंशियल पोजीशन। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड एस 34। इंड एस 34 को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ताकि हमने ये डिसाइड करा कि अगर कोई एंटिटी आईएफआर को प्रिपेयर कर रहा है तो उसमें कम से कम ये चीज़ें तो होनी चाहिए। तो एक तो ऑब्जेक्टिव था मिनिमम कंटेंट ऑफ आईएफआर, और दूसरा था प्रिंसिपल फॉर रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट इन कंप्लीट और कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ इंटरिम पीरियड। मतलब यहाँ पे हमें करना है क्या कि प्रिंसिपल फॉर रिकॉग्नाइज, मतलब अगर आप कंप्लीट में क्या होता है, कम्प्लीटली मतलब उसके नोट्स बनाए, सब कुछ कंप्लीट या कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप बना रहे हो फॉर ए इंटरिम पीरियड, तो क्या प्रिंसिपल है ऑफ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, वो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया है, यहाँ पे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर दो ऑब्जेक्टिव बताए हैं, पहला और दूसरा। पहला तो मैंने क्या बताया था कि कम से कम मिनिमम कंटेंट क्या होना चाहिए वो, और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंडेंस्ड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसको स्कोप के बारे में। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट मैंडेट विच एंटिटी शुड बी रिक्वायर्ड टू पब्लिश आईएफआर। ये स्टैंडर्ड ये मैंडेटरी नहीं करता है कि कौन सी एंटिटी को पब्लिश करना है आईएफआर और कितना फ्रिक्वेंटली करना है, बट द स्टैंडर्ड अप्लाई इफ एन एंटिटी इज़ रिक्वायर्ड टू पब्लिश एन आईएफआर इन अकॉर्डेंस विद इंड एस। लेकिन अगर आप पब्लिश कर रहे हो तो आप इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, इस इंड एस के अकॉर्डिंग क्या करोगे, पब्लिश करोगे। नोट यहाँ पे कुछ है, द फैक्ट दैट एंटिटी मे नॉट हैव प्रिपेयर आईएफआर और मे हैव प्रिपेयर आईएफआर that do not comply with these standard does not prevent entity annual financial statement from conforming to Ind AS। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला है कि हो सकता है ना कि एंटिटी क्या कर रही हो, प्रिपेयर कर रही हो। द फैक्ट दैट एंटिटी मे नॉट हैव प्रिपेयर आईएफआर या मे हैव प्रिपेयर आईएफआर, जो इस स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं कर रहा है, डेट डू नॉट कंप्लाई विथ दिस स्टैंडर्ड does not prevent entity annual financial statement। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, जो एंटिटी के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो यूँ नहीं है कि आप कंफर्म नहीं करोगे। डज नॉट प्रिवेंट एंटिटी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम कंफर्मिंग टू इंड एस। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन लगे तो आप एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज वो कन्फ्यूजन आपका आगे क्लियर हो जाएगा एज वी प्रोसीड विद द स्टैंडर्ड। ओके,
नाउ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन। तो सबसे पहली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सबसे पहली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इंटरिम पीरियड के बारे में। ओके, इंटरिम पीरियड। इंटरिम पीरियड कौन सा पीरियड होता है? जो फुल फाइनेंशियल ईयर नहीं है, तो अदर देन जो फुल फाइनेंशियल ईयर के अदर देन जो भी है, या फिर अपन कह सकते हैं जो शॉर्टर पीरियड है, इट इज़ अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड शॉर्टर देन अ फुल फाइनेंशियल ईयर, उससे अपन इंटरिम पीरियड कहते हैं। इंटरिम, उसके बाद आता है इंटरिम, उसके बाद आता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। क्या होता है? ये वो रिपोर्ट होती है, इट मीन्स द फाइनेंशियल रिपोर्ट, जिसमें क्या तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे कंटेनिंग आइदर अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वॉट आर द कंटेंट्स ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट? मतलब कंटेंट्स क्या होते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में? हम किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं? एंड इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट शेल इंक्लूडेड मिनिमम द फॉलोइंग। एक आपकी कंडेंस्ड बैलेंस शीट आ गई, कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L, कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और सेलेक्टेड नोट्स कंटेनिंग मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। फिर हम नोट्स की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे दो नोट्स है। सबसे पहला आता है IFR फोकस ऑन न्यू एक्टिविटीज़ इवेंट एंड सर्कमस्टेंसेस एंड डज नॉट डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन प्रीवियसली रिपोर्टेड। तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होती है वो सबसे पहले किस पे फोकस करती है? वो न्यू एक्टिविटीज़ इवेंट एंड सर्कमस्टेंसेस पे फोकस करती है, नई एक्टिविटीज़ इवेंट एंड सर्कमस्टेंस पे फोकस करती है, और डज नॉट डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन प्रीवियसली रिपोर्टेड। ये है ना इन्फॉर्मेशन की डुप्लीकेशन पे विश्वास, क्योंकि देखो आप इंटरिम बना रहे हो, ये चाहते थे कि ये इनको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करे, अदरवाइज़ क्या फ़र्क रह जाएगा एनुअल में और इंटरिम में, है ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि ये फोकस करता है नई एक्टिविटीज़ पे, इवेंट्स पे एंड सर्कमस्टेंसेस पे, एंड डज नॉट डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन जो हमने प्रीवियसली रिपोर्ट कर ली है। और सेकंड नोट कहता है नथिंग इज इन दिस स्टैंडर्ड इज इंटेंडेड टू प्रोहिबिट और डिस्करेज एन एंटिटी फ्रॉम पब्लिशिंग अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन इट्स IFR रेदर देन कंडेंस्ड। हो सकता है किसी को कंप्लीट सेट ऑफ करना है तो वो कंप्लीट करे, हम किसी को डिस्करेज या प्रोहिबिट करने का हमारा कोई इंटेंशन यहाँ पे नहीं है। समझ में आया? अब हम बात करेंगे फॉर्म एंड कंटेंट की। अब हम बात करेंगे फॉर्म एंड कंटेंट के बारे में। अगर एक एंटिटी क्या कर रही है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल क्या कर रही है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश कर रही है, ठीक है। अगर एक एंटिटी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश कर रही है तो वो कैसे करेगी? वो एज़ पर इंड AS 1 करेगी। इट्स फॉर्म एंड कंटेंट शुड बी इन लाइन विथ इंड AS 1। लेकिन अगर एंटिटी कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करती है तो स्टेटमेंट शेल इंक्लूड्स, तो है ना, उस केस में कंडेंस्ड में क्या आता है कि हमारी हेडिंग्स आ जाएगी, ठीक है। स्टेटमेंट शेल इंक्लूड हेडिंग सब टोटल इंक्लूडेड इन मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी आपने मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल क्योंकि हम ये देखते हैं कि यार यूज़र जो है वो कंपैरिजन करेगा तो किसके बेस पे करेगा? वो कंपैरिजन भी तो एनुअल के बेसिस पे ही करेगा, क्योंकि तो उस वजह से यहाँ पे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेडिंग्स और सब टोटल की बात कर रहे हैं जो इंक्लूडेड इन मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एडिशनल लाइन आइटम ऑफ देयर ओमिशन वुड मेक मिसलीडिंग। अगर आपने कुछ ऐसा करा, एडिशन लाइन आइटम इफ़ देयर omission would make misleading or presentation of basic or diluted EPS for that period। तो ये चीज़ें हमारे कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाती है जो एज़ पर इंड AS 34 अपन देखते हैं। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स के बारे में।
An entity shall include in its IFR an explanation of events and transactions that are significant to an understanding of changes in financial position and performance of the entity since the end of last annual reporting period. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि एंटिटी अपने IFR में क्या इंक्लूड करेगी, एन एक्सप्लेनेशन किसका, उन इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स का जो सिग्निफिकेंट है टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी सिंस द एंड ऑफ लास्ट। देखो यहाँ पे भी हम रिपोर्टिंग पीरियड, एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड की बात कर रहे हैं कि जो लास्ट आपका एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड का एंड हुआ, वहाँ से अगर कुछ भी ऐसी कोई इवेंट या ट्रांजेक्शन है जो सिग्निफिकेंट है तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे इंटरिम में बताना पड़ेगा। अ यूज़र ऑफ IFR विल हैव एक्सेस, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड, क्योंकि जो यूज़र होगा IFR का उसके पास एक्सेस होगा मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द एंटिटी, देयरफॉर इट इज़ unnecessary to provide insignificant update to the information that was reported in most recent annual financial। तो जो अभी वाले फाइनेंशियल रिपोर्ट में आपने बता रखी है, इनसिग्निफिकेंट को अपडेट करके, मतलब इनसिग्निफिकेंट को वापस से अपडेट करके कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं, जो मटेरियल हो। समझ में आया?